हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर के आए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 जो होने वाली है उसका टेस्ट नंबर 11। इसके पहले हम लोग 10 टेस्ट आपका कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखेंगे टेस्ट नंबर 11 है जो आपका साइंस से संबंधित होने वाला है। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 सवाल। ठीक है, तो पूरा देखिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है और यहाँ से भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सवाल। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली जो आपकी क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से होती है। ठीक है, तो 7 बजे आपको डेली हमारे टेस्ट में ज्वाइन जरूर होना है। ठीक है, और इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम हमारा कैरियर परिवार हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक की भी क्लास चल रही है। ठीक है, और प्रधान शिक्षक की जो क्लास चल रही है इसमें आपको शाम में रात में 9 बजे से चलती है, आज भी चलेगी, है ना। 9 बजे से आज डिस्कशन होगा, तो आप लोग भी उसमें ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम एग्ज़ाम से संबंधित भी आज डिस्कशन करने वाले हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है डीएलएड वाली एंट्रेंस टेस्ट वाली वो कब तक होगी, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम नहीं होगी, ये होगी वो होगी, है ना। बहुत सारे मन में सवाल है, तो ये सारे सवाल आई डाउट हम क्लियर करेंगे रात में 9 बजे से। आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो इसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ उपलब्ध करा दिए जाएंगे, है ना, डीएलएड वाले। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। आज का देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, आपको दिख रहा है। हाँ, तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। देखिए ये जो सवाल है ना, अगर आप क्लास 6 का पढ़िएगा एनसीईआरटी बुक, है ना, क्लास 6 का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर नंबर 1, ठीक है, वहाँ से ये सवाल आपको लिया गया है। ठीक है, वहाँ से ये सवाल लिया गया और उसमें फिगर के माध्यम से भी बताया गया है कि ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। जो तारामंडल के तारे दोस्तों वो कौन सा तारा है, तो वो है आपका सप्तऋषि। ठीक है, कौन सा तारा वह कौन सा है, तो सप्तऋषि है ना। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो है आपका सप्तऋषि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। ठीक है, दूसरा सवाल में चलता हूँ। दूसरा सवाल है आपका, और एक चीज़ देखिए सप्तऋषि से और आपको पूछा जाएगा कि ये जो सप्तऋषि जो तारामंडल है दोस्तों, ये आपको किस दिशा में दिखाई देता है, तो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, किस दिशा में, तो हमेशा आपको उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आपको दिखेगा। आप रात में इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, अपनी नंगी आंखों से भी इसको देख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि भारी जल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी जल, भारी जल वह जल होता है, बताइए भारी जल कौन सा जल होता है। भारी जल आप किसे कहिएगा, है ना, भारी जल किसे कहिएगा, तो ऑप्शन है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन आपको जवाब जरूर देना है, कमेंट जरूर करना है। तो देखिए सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान इसका आइसोटोप ले लेता है, वो आता है आपका भारी जल। ठीक है, जिसको हैवी जल कहा जाता है। और इसको D2O से इसको डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी इसको कहते हैं भारी जल, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के कौन कौन से अवयव हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या होगा 63 का सवाल। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 नंबर। 64 सवाल है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है।
देखिए 20 साल जब आप हो जाते हैं यानी कि आप युवावस्था में हैं, है ना, किशोरावस्था में है, क्योंकि किशोरावस्था का जो उम्र होता है वो होता है 12 से लेकर के, है ना, 12 से लेकर के 18 साल होता है, यानी कि किशोरावस्था आप लगभग पार कर चुके हैं 20 साल में। तो इस समय जो मनुष्य की शरीर में हड्डी होता है वो 206 हड्डी होता है, ठीक है, कितने हड्डी। और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय लगभग 300 हड्डी होता है, ठीक है। बाद में वो धीरे धीरे हड्डियाँ क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है ना, बी नंबर ऑप्शन होगा, यहाँ पर 206 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 206 कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा 206 हड्डी, ठीक है। सिंपल आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं, तो आपको 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि HIV द्वारा होने वाला रोग, है ना, HIV आप नाम सुने होंगे, HIV के द्वारा कौन से रोग होते हैं, ठीक है। HIV जो है ना, ये HIV एक वायरस संक्रमण के कारण जो होता है वो एड्स होता है। कौन सा होता है, एड्स होता है, AIDS, है ना, AIDS, एड्स। देखिए एड्स जो है बीमारी ये, हाँ, इसका फुल फॉर्म आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर। कह रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा। 100 वाट है ना, बिजली का 100 वाट का जो एक बल्ब है और ये कितना जल रहा है, 10 घंटा जल रहा है, तो खर्च कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिजली खर्च बराबर वाट, है ना, वाट गुने घंटा, है ना, वाट गुने घंटा बटा 1000, ठीक है, वाट गुने घंटा बटा 1000। तो वाट हमारा कितना है, 100 वाट है ना, और घंटा कितना है, 10 घंटा है, और बट्टा नीचे 1000। अब इसको काट देंगे, यानी कि रुपया हमारे पास कितना लगेगा, है ना, ये 3 शून्य से 1 2 3 1 2 3, अच्छा, यानी कि 1 इकाई, है ना, यानी कि इसमें जो खर्च आएगा वो 1 इकाई इसमें खर्च आएगा। वाट गुने घंटा बटा 1000 इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, खर्च अगर निकालने के लिए पूछे तो, ठीक है। और ये बिजली का वाट है, ये घंटा है, बटा 1000, ठीक है, सब कट जाएगा और 1 बचेगा, तो 1 इकाई इसमें खर्च आएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर। कह रहा है कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी। बताइए 67 का आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, फोकस की दूरी क्या होगी 67। ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। देखिए 67 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 50 सेंटीमीटर, है ना, आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर। 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है। तो 68 का आंसर क्या होगा। देखिए कंप्यूटर की भाषा जो है ना, बेसिक कंप्यूटर की भाषा है, C++ ये भी कंप्यूटर की भाषा है, फोर्ट्रेन जो है ये भी कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन जो फास्ट है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 69 नंबर। 69 सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है ना, पानी का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ, बहुत अच्छा, आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, तो ये पानी क्या होता है, जम जाता है ना, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, तो पानी खौलने लगता है, यानी उबलने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, हमारा जो जिस पर आप अभी खड़े हैं, बैठे हैं, है ना, आपका जो मकान बना हुआ है वो जो भूपर्पट्टी है ना, यानी कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर वाले जो भाग है उसको कहते हैं भूपर्पट्टी, ठीक है। तो भूपर्पट्टी में मतलब कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में है, ठीक है। तो सबसे अधिक मात्रा में है ऑक्सीजन है, ठीक है, कौन सा है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन, और इसकी मात्रा कितनी है, तो 46.46, याद रखिएगा 46.46 इसकी मात्रा है, ठीक है, इतनी प्रतिशत है।
अगले सवाल पर चलते हैं 71 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है ना? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए 71 का। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O है ना। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, याद रखिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। 10 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 नंबर। 72 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित है, ये आपको बताना है। देखिए सिरका में जो होता है ना 6 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर 72 का, है ना। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर एसिटिक अम्ल। और इसका परसेंटेज होता है 6 से लेकर के 8% तक इसमें पाया जाता है। अगला सवाल पर मैं चलता हूँ। ध्वनि की वायु में वेग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ध्वनि में वायु की वेग कितनी होती है ना। ध्वनि में वायु की वेग अनुमानतः कितनी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ध्वनि का वायु में जो वेग है दोस्तों वो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, 330 मीटर प्रति सेकेंड कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 330 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर पूछ लिया जाए, है ना, एक चीज़ और अगर पूछ लिया जाए कि लोहे में ध्वनि का वेग कितना होता है ना। अगर लोहे यानी कि ठोस में, है ना, लोहा क्या है? ठोस चीज़ है। तो लोहे में ध्वनि का वेग जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 5130, 5130 है ना, 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यानी कि ठोस में जो होता है वो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, और उसके बाद द्रव्य, और उसके बाद गैस में होता है ना। तो सबसे कम गैस में होता है और सबसे अधिक ठोस में होता है। अगला सवाल है आपका 74 नंबर। 74 कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय। अब देखिए सूर्य की जो प्रकाश है ना, तो इसके प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। तो ये लगता है आपको 8 मिनट 5 सेकेंड लगभग, है ना। लगभग ये आपको दिया गया है ना। लगभग में पूछा गया है 8.5 मिनट का समय इसमें लगता है। अगर 8 मिनट भी दिया रहता तो आपको यही मारना था। ठीक है, क्योंकि लगभग में हमेशा एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है 75 नंबर। 75 है मेरे प्यारे बच्चों की स्टील की को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। अब देखिए जो स्टील होता है सॉरी, हमारा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, मेरी आवाज़ भी आपको पता चल रहा होगा, है ना। फिर भी मैं आप सभी का क्लास ले रहा हूँ, क्या करें। जो स्टील होता है ना, आपके घर में जो स्टील का बर्तन है, तो उसकी कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाया जाता है। किस चीज़ की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील में? तो 75 का हो जाएगा कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, किसकी? तो कार्बन की मात्रा। बहुत अच्छा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ये नंबर। ठीक है, और देखिए वीडियो को अच्छा लग रहा हो मेरे प्यारे बच्चों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। लाइक जरूर करना है सभी लोगों को, अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। आपके जितने भी मित्र होंगे, है ना, उनको शेयर जरूर करना है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। बताइए क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस चीज़ में होता है? देखिए क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना, इसका प्रयोग जो होता है वो द्रव्य मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से अलग करने में किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे को अलग करने में किया जाता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 76 का आंसर नंबर डी होगा। यानी कि एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 77 नंबर। 77 कह रहा है कि घरेलू एलपीजी। देखिए आपके घर में जो एलपीजी गैस का सिलेंडर जो होगा ना, गैस का सिलेंडर, खाना तो बनता होगा ना, तो घरेलू एलपीजी आजकल काफ़ी महंगा हो गया, 1200 रुपये हो गया है आपका, है ना। आज ही मेरे घर मैं अभी मंगाया हूँ, 1200 रुपया लगा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस महंगा होते जा रहा है कि नहीं। और कह रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? अब बताइए दाब मापक क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? 77 का क्या होगा? देखिए एलपीजी हो का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ठीक है, तो घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है आपका 78 नंबर। 78 नंबर कह रहा है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। बताइए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान एवं तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती है। तो 78 क्या होगा? 78 का क्या होगा जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आंसर नंबर सी। डेली आपकी जो क्लास होती है वो शाम में 7 बजे से होती है, डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट वाली। तो 7 बजे से आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला है शुष्क बर्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी आसान सवाल है कि शुष्क बर्फ क्या है। देखिए शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी ये जो है आपका शुष्क बर्फ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 79 का बी नंबर, है ना। और यह आमतौर पर अस्थायी प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर सवाल। अच्छा देखिए 78 ये इतना ही सवाल था इसमें। चलिए कोई बात नहीं है ना। और इसमें आपको अच्छा आंसर ज़्यादा दे दिया है। तो 61 से लेकर के 78 तक ही आपको चेक करना है। नीचे आपको ये वाला नहीं देखना है ना। ये आपको अलग अगले टेस्ट वाला का आंसर दे दिया गया है, इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही हम रहने देते हैं। देखिए छोटा छोटा करके मैं लाता हूँ ताकि आपको पूरा वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, है ना। और उसका मजा लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। सीटेट की भी हमारे यहाँ तैयारी होती है ना। तो जितने बच्चे होंगे तो सीटेट की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। सबका यहाँ पर अलग अलग चार्ज है। हिंदी का 550 है, संस्कृत का भी 550, मैथ का 550, ईवीएस का और पेडागोजी का, सबका अलग अलग चार्ज यहाँ पर है आपका। और 100% रिजल्ट की गारंटी है इसमें सीटेट में आपका। 1 to 5 के लिए अभी मात्र यहाँ पर चल रही है और ये कुछ दिन के लिए ऑफर है। अगर जितना जल्दी हो सके आप इसमें ले सकते हैं एडमिशन, है ना। इसके अलावा नेट जेआरएफ की भी हिंदी सब्जेक्ट की यहाँ पर तैयारी चल रही है ना। तो नेट जेआरएफ वाला भी अगर कोई तैयारी करते होंगे तो उनको आप जरूर से जरूर बता दीजिएगा। तो आज यहाँ पर जो आपका टेस्ट हुआ वो टेस्ट नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। ठीक है, और कल हम लोग फिर देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 12 लेकर के आएंगे, है ना। कल हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन कल हम लोग देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, कल टेस्ट नंबर आपका 12 होगा रात में शाम में 7 बजे से। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। 9 बजे मिलते हैं। जो भी सवाल होगा 9 बजे आप लोग अपना जरूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग को जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।